नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा मॉक टेस्ट 11 है जो यूपी त्रिपल जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, नवोढा का संधि विच्छेद क्या है? नवोढा का संधि विच्छेद क्या है? तो अगर इसका संधि विच्छेद की बात करी जाए दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव प्लस उड़ा। देखो इसमें बड़ा ऊ लगेगा जब हम इस शब्द को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वरना कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए में कन्फ्यूज हो जाता है। ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, अणु का अर्थ क्या होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो अणु का अर्थ क्या होता है भाई? पीछे होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अणु का अर्थ अगर आपसे पूछ लेता है तो अणु का अर्थ होता है पीछे, और अणु का अर्थ इन्होंने दे ही रखा, अणु का अर्थ कण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका मतलब 3 तो हैं, तो सैंधव का कौन नहीं है? सोना नहीं है, क्योंकि समुद्र, घोड़ा और नमक सैंधव के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का पर्यायवाची नहीं है। देखो पताका माने झंडा होता है, और झंडा, निशान, ध्वज ये पताका के पर्यायवाची होते हैं, पर प्रस्तर जो है ये पताका का पर्यायवाची नहीं होता। प्रस्तर जो होता है ना, ये तत्सम रूप है पत्थर शब्द का। क्वेश्चन नंबर 6, पाश्चात्य का विलोम अर्थक शब्द क्या है? तो पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? पौर्वात्य। ऑप्शन नंबर ए, यानी पौर्वात्य जो है ये पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्ति युक्त शब्द कौन सा है? तो अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्ति युक्त विलोम, यानी अतिवृष्टि का विलोम पूछा है यहाँ पर, तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है? अनावृष्टि हो जाता है अतिवृष्टि का जो विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, धड़ाक में प्रत्यय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखो प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद में लगाया जाता है, और उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगाया जाता। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आक होगा भाई, अक नहीं होगा कभी। आप जो है अक समझ लो, धड़ाक में आक प्रत्यय होगा, यानी धड़ प्लस आक। इस तरीके से शब्द को तोड़ोगे तो धड़ तो मूल शब्द बच जाएगा, और आक जो है वो प्रत्यय रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, करपट का तद्भव रूप क्या? देखिए करपट जो है ना, इसका तद्भव रूप कपड़ा है। कपड़े को तत्सम में कहते हैं करपट, और करपट को कपड़ा। देखो तत्सम तद्भव के बारे में आप जानते होगे। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और हम हिंदी में उनका ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं एज इट इज़। पर तद्भव ऐसा होता है क्या, उनका जो है तत्सम शब्दों का जो रूप है वो परिवर्तित हो गया, और वो तद्भव बन गए तत्सम से। क्वेश्चन नंबर 10, समूहवाचक शब्द कौन सा है? इनमें समूहवाचक कौन सा है? तो सेना ही समूहवाचक है। बाकी आगरा कैसा शब्द हो जाएगा? ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नहर कैसा हो जाएगा? जातिवाचक। स्टेशन जातिवाचक हो जाएगा। और समूहवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा? सेना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इस रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी बात पर, यानी कान से सुनी बात पर, तो करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो कान से सुनी बात पर यकीन मत करो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, करण कारक। देखो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्हों को हम परसर्ग भी कह देते हैं। अगर आपसे परसर्ग पूछ ले तो वो भी विभक्ति का मतलब ही होता है। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। और करण का मैंने बताया यह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है। और अगर संप्रदान की बात कही जाए तो संप्रदान का क्या विलोम होता है भाई? जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ, संप्रदान का क्या कारक होता है? मैंने सारे कारक आपको बता रखे हैं। कमेंट करके इसका आपको बताना हो ऑप्शन नंबर डी का संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे भाई कानीन कहते हैं। देखो एक तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये 12वां जो क्वेश्चन है इसमें हम चले जाते हैं डी की तरफ को, जो कि गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे हम कानीन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पंडितानी गलत हो जाएगा, पंडितायन भी नहीं होगा, पंडिता भी नहीं होगा, तो पंडिताइन होगा। कौन सा होगा? पंडिताइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, तो कभी कभी कैसी क्रिया विशेषण है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी जो कभी कभी कहीं शब्द दिखाई दे जाता है आपको, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे और भी मैं शब्द बता देता हूँ, आज, कल, रात भर, नित्य, कई बार, प्रतिदिन, या कभी कभी ये शब्द दिखाई दे जाते हैं ना, सेंटेंस में क्रिया विशेषण पूछ ले तो कालवाचक हो जाएगा। अगर बात करी जाए स्थानवाचक की, तो स्थानवाचक में आ जाते हैं यहाँ, वहाँ, बाहर, इधर, उधर। और अगर रीतिवाचक की बात करी जाए तो रीतिवाचक में ऐसे, वैसे, मानो, अचानक, अवश्य, हाँ, साथ तक, ये आ जाएंगे दोस्तों। और अगर परिमाणवाचक की बात करी जाए तो परिमाणवाचक में आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत, खूब, थोड़ा, कुछ, काफ़ी, ठीक, कम, अधिक, थोड़ा थोड़ा। तो ये शब्दों ये शब्दों की जो है आपको गौर फरमानी है इन शब्दों पर। अगर कहीं पर ये शब्द जो मैंने बताए हैं ये दिखाई दे जाते हैं तो क्रिया विशेषण उस आधार पे कही जाएगी। देखो ये जो टॉपिक है ना, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी आपको नहीं लगेगा इस मॉक टेस्ट में, कुछ भी है। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा टफ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि देखो ये क्रिया विशेषण हो गए, ये ऐसे टॉपिक हैं भाई, ये पढ़ने ही पड़ते हैं। एक बार पढ़ लोगे ना, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 15, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से कितने होते हैं भाई? तो 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। अगर सकर्मक को भी हम 2 भागों में बांटेंगे तो एक कर्मक, एक द्विकर्मक हो जाएगी। तो पर यहाँ पर तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बता दो। 2 तरीके के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? यार मटमैला शब्द क्या हो सकता है? देखो रंग तो आप जानते होगे ये संज्ञा है। संज्ञा से पहले या सर्वनाम से पहले अगर उस चीज़ की विशेषता बताने के लिए चीज़ आता है तो हम विशेषण ही तो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विशेषण हो जाएगा इसमें। देखो विशेष्य क्या होगा इसमें? रंग जो है ना ये विशेष्य है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा को हम विशेष्य कह देते हैं। तो विशेष्य की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। तो यहाँ पर मटमैले मतलब रंग की विशेषता बताई जा रही है कि ये रंग मटमैला है, तो विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द छांटना आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आशीर्वाद। इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी ये गलत तरीके से लिखे हुए हैं बाकी 3 आशीर्वाद जो हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में द पूरा दे रखा है जो कि नीचे हलंत लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में न पूरा दे रखा, न में हलंत लगना चाहिए, इसमें भी न पूरा दे रखा, डी में भी हलंत लगना चाहिए था, और इसमें तो द पूरा दे रखा है, यह पे हलंत नहीं लगेगा, यह पूरा आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा? व्यंजनों को बोलने की ट्राई करो आप, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप खुद समझ जाओगे कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घ जो है ये महाप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? तो प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रंगभूमि। ये जो रंगभूमि इनका उपन्यास है तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन है? सूरदास हैं। भाई गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना। सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इस गद्यांश से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे, उनका जो है हमें आंसर बताना है। तो विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागो से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाएं पग हमने हो गई उधर भू नवमंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इससे रिलेटेड ये सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से
पदतल से। इस कथन में तूफान का भाव क्या है? तो इसमें तूफान का भाव पूछा है, तो तूफान का भाव कठिनाइयाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंडमान से कश्मीर है भारत में। अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो क्या है भाई? दूरस्थ राज्य हैं, तभी तो वो कहा है क्या कोमल धागों से बंधे पड़े हैं। अंडमान से कश्मीर है भारत में, दूरस्थ राज्य हैं ये। क्वेश्चन नंबर 23, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है? शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, या क्रांति हो जाती है? तो दोस्तों शुभ कार्य होते हैं। देखो इस गद्यांश से रिलेटेड ही हमें जो है आंसर देने हैं। कभी आप अपने पास से आंसर दो, तभी गलत होते हैं ये जो क्वेश्चन होते हैं, जब हम अपने पास से चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं। जैसा गद्यांश में दे रखा उस हिसाब से चीज़ों को सोच के तब करो, क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर खुद ट्राई करोगे ना गद्यांश वाले, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जगह आपको सही नहीं मिल पाते हैं क्वेश्चन, और आप अपने पास से अच्छी मेहनत से एक रीडिंग करोगे, उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिक ही आप क्वेश्चन की तरफ को बढ़ जाओगे। क्योंकि हमें जो है उपयुक्त विकल्प चुनना होता है। मैं ये नहीं कह रहा उसमें एक ही विकल्प उपयुक्त होता है, दो विकल्प भी ऐसा लगता है कि मिलते जुलते हैं। पर गद्यांश का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है हमने सारी चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं, तो इसमें से हमें उपयुक्त चीज़ दिखाओ जो उचित लगे गद्यांश के हिसाब से, उसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्तियां, छुट्टियों की स्वीकृति या पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो स्वीकृति, पदवृद्धि यानी ये ऑफिस से संबंधित हो जाएगा, तो कार्यालय आदेश। बाकी प्रेस विज्ञप्ति का तो मतलब ही नहीं है। पत्र तो नॉर्मल पत्र हो सकता है, परिपत्र भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक आंख न भाना, तो बिल्कुल अच्छा न लगना, ये एक मुहावरा है। एक आंख न भाना, कहते हैं ना कि मुझे वो एक आंख भी नहीं भाता, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 26, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अलंकार पूछा है दोस्तों, इनमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आई है, बनत न लगी है बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है भाई? तो दोहा है। 27 का ए हमारा सही हो जाएगा, इसमें दोहा है। देखो दोहे में पहली चीज़ तो दोहा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसमें तो ये भी बात आ गई थी, रहीमन, तो रहीम का नाम सुनते ही आप एकदम समझ जाते क्या दोहा ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन की अशुद्धि है, कारक की अशुद्धि है, कारक की अशुद्धि है, संज्ञा की अशुद्धि है, या फिर लिंग की अशुद्धि है? तो भाई इसका सही हो जाएगा कारक की अशुद्धि है। किस चीज़ की अशुद्धि है? कारक की अशुद्धि है। क्योंकि यहाँ पर में नहीं होता, हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं है, उन्नति के पथ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट का जब हम समास विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा समास होना चाहिए भाई? तत्पुरुष ही समास होना चाहिए। पथ से भ्रष्ट कौन सा समास होना चाहिए? तत्पुरुष समास होना चाहिए। और पथ से भ्रष्ट का मतलब है एक अलगाव का भाव उत्पन्न हो गया। अगर तत्पुरुष में भी पूछ ले क्या तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह जो है अपेक्षित है? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें जो है हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर ही लगाना पड़ेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने की पुष्टि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखो अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है 14, 20, 32, 74। तो लॉजिक समझ में आ गया हो। 14 से 20 6 बढ़ गया, 20 से 32 12 बढ़ गया, अब यहाँ 18 बढ़ेगा और यहाँ पर 24 बढ़ेगा। तो 32 और 18 कितना होगा 50। तो 50 आ जाएगा। 50 में 24 जोड़ोगे तो 74 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 50 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 श्रेणी में अगला पद 2, 3, 4, 5। तो 2/4 3/9 यानी इसका वर्ग होता जा रहा है ऊपर वाले का। जैसे यहाँ 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्व धारणा है। भाई ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, ऐसे क्वेश्चनों में आप गलती मत करना। देखो, रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है, यानी छुट्टियों के लिए ही चलाई गई है हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। और मौजूदा ट्रेन जो इस समय चल रही हैं ट्रेनें, उनमें अतिरिक्त डिब्बे और जोड़े गए हैं। तो छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज़ के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई हवाई जहाज़ से यात्रा कर सके, क्योंकि हवाई जहाज़ से जब यात्रा करोगे तो वो कॉस्टली हो सकता है। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्या ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। ना ही इसमें कही गई बात बच्चों के बारे में कि वो पसंद करते हैं ट्रेन से यात्रा करना। दूसरा, छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। तो भाई ये क्वेश्चन हमारा, ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं सब अपने अपने घरों को जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंक अंक अंकित किए गए हैं और कौन सा चिन्ह सी के पीछे है। तो सी के अपोजिट पूछा गया है इसमें दोस्तों। कौन सा पूछा गया है? सी के अपोजिट पूछा गया है। तो देखिए, सी के अपोजिट की अगर बात करी जाए, तो अगर इनके हम अपोजिट निकालने की कोशिश करेंगे तो हम 4 पासों में से 2 पासे उठाएंगे और 2 पासे वो उठाएंगे जिनमें क्या एक कॉमन हो। जैसे कि एक्स जेड वाई एक्स ए सी। तो दोस्तों पहले को और तीसरे को उठा लेते हैं। देखो, कॉमन क्या चीज़ है इनमें, तो एक्स कॉमन दे रखा है इसमें, इसमें भी एक्स कॉमन है। तो एक्स का एक्स हो जाएगा, जेड का सी हो जाएगा और वाई का ए हो जाएगा। उसने सी के पीछे पूछा था, तो बहुत आसानी से आप निकाल चुके हो। जेड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कथन दे रखे हैं, उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं। तो कथन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कथन क्या है दोस्तों। देखिए, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, ये क्या हो गए, ये शिक्षक हो गए यानी टीचर हो गए। उसके बाद कुछ टीचर विद्यार्थी हैं, तो ये स्टूडेंट हो गए। उसके बाद का सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं यानी गर्ल्स हैं। तब उन्होंने कहा है सभी शिक्षक लड़कियां हैं। सभी शिक्षक सभी शिक्षक जो हैं वो लड़कियां हैं। तो सभी शिक्षक तो लड़कियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर तो अलग रह गए। उन्होंने कहा है कि सभी शिक्षक लड़कियां हैं, सभी टीचर गर्ल्स हैं, तो गलत हो जाएगा पहला। तो दूसरे की तरफ कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, कुछ जो गर्ल्स हैं वो शिक्षक है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ गर्ल्स जो है वो स्टूडेंट है, तो कुछ गर्ल्स स्टूडेंट है, तो ये भी सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी जो स्टूडेंट हैं वो टीचर हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा हमारे सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है कथन दे रखा है, फिर निष्कर्ष दे रखे हैं।
देखो, मन विचारों की एक धारा है, मन हर समय सक्रिय है। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं हम। तो यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है। मन विचारों की एक धारा है, मन हर समय सक्रिय है। यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है, तो सही। विचारहीन लोग सफल नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विचारहीन लोग सफल होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ कहीं भी कथन में नहीं दी हुई। तो केवल निष्कर्ष एक ही निकलेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रश्न आकृति ये दे रखी है, तो इससे ये बना तो इससे क्या बनेगा। तो आप समझ पा रहे होगे क्या बना दोस्तों इससे। कहीं ना कहीं आपको दर्पण वाली कुछ चीज़ समझ में आई हो। क्या हो सकता है ये दर्पण बना हो। तो इस तरीके से कैसे बनेगा, आप देख सकते हो। इस तरीके से चौकोर खाना, फिर ये कर दिया इन्होंने, इसे करके फिर इधर से ये डंडा उठाकर इधर कर दिया। तो हम अगर इस तरीके से करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो चित्र बनेगा, यानी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आपने चित्र अच्छे से देखा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप दोबारा चित्र को देख सकते हो, आप कर जाओगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। एक मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, किंतु इस क्रम में नहीं है जो क्रम दिया हुआ है। तो भाई एक बार सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखो, एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है, इसका दादा डॉक्टर है। एफ जो है एक मनोवैज्ञानिक है और इसके जो दादा हैं वो डॉक्टर हैं। दोस्तों मैं इसका आपको क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करूँ ना, इस क्वेश्चन का आंसर देखो किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि कभी आप पूरा क्वेश्चन की कोशिश करो। तो यहाँ पर कहा एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है, इसका दादा डॉक्टर है। एफ यहाँ पर हो गया, यहाँ ऊपर इसके पिता होंगे, उनके ऊपर कौन होगा, इसका दादा होगा बैठा हुआ जो डॉक्टर होगा। ठीक है। ये डॉक्टर है, डॉक्टर। प्रबंधक डी ने ए से शादी किया है। प्रबंधक डी ने जो है वो ए से शादी किया है। तो डी ने ए से शादी किया है, तो डी ने ए से शादी किया है। यहाँ पर क्या है, परिवार में दो जोड़े कौन से हैं। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, तो डी ए हो गया एक, तो एक जोड़ा कौन सा हो गया, डी और ए। तो ए डी, डी और ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा निकल गया है। पूरे क्वेश्चन को करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि जो विवाहित दो जोड़े हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कह दिया था उसने कि प्रबंधक डी ने ए से शादी की है, तो ए और डी एक साथ होते यहाँ पर दे रखे। बाकी कहीं पर भी ए और डी नहीं दे रखे साथ साथ में। देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए अलग दे दिया और डी अलग दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका था। हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्किप कर जाते हैं, हमें स्किप नहीं करना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने की। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन किया था ना, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। पर जब मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई किया, तो उस समय जब मैंने पाया ये तो क्वेश्चन दूसरी लाइन में ही क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि हम ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ताकि आप स्मार्ट तरीके से चीज़ों को कर सको। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित आकृतियों में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। रिक्त स्थान पर क्या आएगा निम्नलिखित आकृतियों में। तो 6 पंजे 30 प्लस 3 33, 7 या 21, 4 25, 5 चौक 20 और 8 28। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 97% 61 7 दे रखा और इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत आसान है। 9 में से 7 घटा दो आप पहले तो, उसके बाद में 6 में से 1 घटा दो, और इन्हें आपस में जोड़ दो। 9 में से 7 घटाए 2 प्लस 6 में से 1 घटाए 5,
तो कितना बच गया, 7 बच गया, तो ये तो सही आ गया। उसके बाद में ऐसे ही ये होगा और ऐसे ही ये होगा, इसका ही मान निकालना। तो 9 में से जब 2 घटाएंगे हम और प्लस और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 घटाए 7 प्लस 6 में से 5 घटाए 1, कितना बचा, 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन निष्कर्ष का सवाल है। तो कथन निष्कर्ष का सवाल कर लेते हैं। कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, कुछ जो बिल्लियां हैं कैट, वो बार्क करती हैं, भौंकती हैं। जो भौंकते हैं वो सोते नहीं, जो भौंकते हैं वो सोते नहीं, तो सोने वाले अलग आ जाएंगे। कोई बिल्ली हाथ और सभी हाथी सोते हैं, तो सभी हाथी सोते हैं, हाथी जो है एलिफेंट यहाँ पर आ जाएंगे। कोई बिल्ली हाथी नहीं है, कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिखा देगा चिन्ह, इस तरीके से क्रॉस नहीं करेगा इसे। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, कुछ हाथी भौंकते हैं, कुछ एलिफेंट भौंकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा दूसरा। जो बिल्लियाँ भौंकती हैं वे हाथी हैं, जो बिल्लियाँ भौंकती हैं, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बिल्लियाँ तो हाथी है ही नहीं, साफ मना कर दिया। जो हाथी भौंकते हैं वे बिल्लियाँ हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा कि कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं। बिल्लियाँ तो हालांकि कोई सोती ही नहीं है, पर इसने कहा कि कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42, सौरभ, जुआना और रीना का औसत वजन 90 किलोग्राम है। यदि सौरभ और जुआना का औसत वजन 69 किलोग्राम होता है और जुआना और रीना का औसत वजन 94 किलोग्राम होता है, तो जुआना का वजन कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ खास इतना है भी नहीं दोस्तों। देखो, सबसे पहले सौरभ, जुआना और रीना का औसत वजन 90 है, तो इनका निकाल लो तीनों का। सौरभ, जुआना और रीना का 27, तो तीनों का जो औसत वजन हो जाएगा 270 किलोग्राम हो जाएगा। सौरभ और जुआना का औसत वजन 69 किलोग्राम है। जुआना और रीना का औसत वजन इतना, तो जुआना का पूछा है उसने, तो भाई सौरभ जुआना का कितना 69 है, तो 69 इंटू 2 करेंगे तो 138 यानी 138 आ जाएगा। किसका, सौरभ प्लस जुआना का। अब जुआना और रीना का औसत वजन घटा लेते हैं हम। जुआना और रीना का इनका औसत वजन कितना दे रखा, 94 किलोग्राम, तो 94 दूनी 188। तो जुआना जो है दोस्तों, इसमें कौन कौन दे रखे हैं, इसमें सौरभ जुआना दे रखे हैं और इसमें जो है दूसरे वाले में 188 जुआना और रीना दे रखे हैं। ये जुआना और रीना है दोस्तों, ऐसे नहीं है, ये सौरभ का तो ऊपर निकाल दिया ना, जुआना प्लस रीना है। उसके बाद 270 में से उसने जुआना का वजन पूछा था दोस्तों, तो अगर जुआना का इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ने के बाद में इसमें से घटा देते हैं तो भी हम इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। देखो, 8 8 16 हो गया, 8 3 11, एक हासिल 12, 1 1 2 3। अब 326 में से जब 270 घटते हैं तो कितना बचेगा, 6 और जी 32 में से 7 घटाओगे 5, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 56 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मैथ्स का चैप्टर किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यदि अक्षर ई, डी, एक्स, एस, पी और क्यू क्रमशः संख्याओं 1 2 3 4 5 6 को प्रदर्शित करते हैं, तो संख्याओं के उचित संयोजन को चुनें ताकि उसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने का अर्थपूर्ण शब्द बन सके। तो भाई इन्हें आप रख के देख लो कि कौन सा जो है अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या इसका अर्थपूर्ण बन सकता है। तो भाई एक्सपोस्ट जो है इसका सही अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। कौन सा बनेगा, आप धर के देख लेना, एक्सपोस्ट, यही इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो ये कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप रख के देख लेना, क्या इसमें एक अंक जो है ये ई को दर्शा रहा है, ये 2 अंक जो है डी को, 3 अंक एक्स को,
4 अंक एस को, 5 अंक पी को और 6 अंक ओ को। इस तरीके से रखोगे ऑप्शन नंबर बी में, तो एक्सपोज्ड शब्द आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा चित्र डॉक्टर, स्त्री और माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है? तो दोस्तों जितनी भी माताएं होंगी वो सब स्त्रियां होंगी, पर कुछ स्त्रियां और कुछ माताएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 45वां क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, उसके बाद निष्कर्ष। कथन है, जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है तो इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता, तो बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि उसने कहा है कथन में कि अगर पानी आपके पास बांध है किसी राज्य के पास तो पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, पर अगर बांध नहीं है तो समस्या का सामना करना पड़ सकता। बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, ये भी बात कथन में कही गई है। तो हमारे एक और दो दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा, इसका तख्तापलट किसने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था? तो सही आंसर है ऑगस्टस ने। किसने? ऑगस्टस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। तो 711 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने विजय प्राप्त की थी? तो सबसे पहले जो 711 में आक्रमण किया था सिंध पर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गोवा के चर्चों और कॉन्वेंटों को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमशिखा नहीं है, बाकी शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री हैं, पर हिमशिखा कोई श्रेणी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील अवस्थित है? तो अष्टमुडी झील किस में अवस्थित है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 338 का बी का सब क्लोज 1। क्वेश्चन नंबर 53, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो 7वां संशोधन, जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो 7वें संशोधन के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो वैश्वीकरण प्रदर्शित करता है, तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर 56, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? तो देखिए एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछी है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो 100 दिन तक रोजगार मिल सकता है मनरेगा के तहत किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 58, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? तो 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 59, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 60, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो ये सीवी रमन ने खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 61, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संगठन कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो वो खजुराहो में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो भूटान के। क्वेश्चन नंबर 63, फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है? तो सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 64, किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा 64वें का ऑप्शन नंबर 1 गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, फरवरी 2023 में चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो न्यूजीलैंड में। तो गैब्रियल जो चक्रवात था ये कहाँ पर आया था? न्यूजीलैंड में आया था। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के। क्वेश्चन नंबर 66, एएलयू कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा होता है? तो एएलयू किस भाग का हिस्सा होता है कंप्यूटर के? तो भाई इसके अगर सही आंसर की तरफ जाएं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोसेसर का हिस्सा होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 67, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1991 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से कौन लाभान्वित होते हैं? तो क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल, यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड यूजर्स एंड ब्रोकर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कंप्यूटर को कोशिश करना अच्छे से समझने की। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो क्लस्टरिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, STBR शब्द किसका अर्थ है? तो STBR की फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करती है वो कौन सी ऐसी चीज़ है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वह एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में भी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 72, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 73, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है?
तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यूमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो पेजेस विथ रेंज 2 से 3, ऑप्शन नंबर ए पे हमें क्लिक करना होगा। तो हमारे 2 और 3 नंबर के ही पेज निकल कर आएंगे अगर इस प्रक्रिया को करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 75, MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो Alt प्लस F12 है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो लाइव स्ट्रीम जो है यह MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। बाकी ट्रांसलेट, थेजर, स्पेल चेक ये जो है आपको MS वर्ड में सुविधाएं मिलती हैं कि जब आप कुछ टाइप करते हो तो वो बता देता है कि आपने कुछ स्पेलिंग एरर तो नहीं किया, पर लाइव स्ट्रीम की कोई सुविधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो 3 वर्कशीट शामिल होती हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। हालांकि हम बनाए कितनी भी सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से जो हमें मिलती हैं वो 3 ही वर्कशीट्स मिलती हैं MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 78, तात्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण है? तात्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण है? तो हैंगआउट्स का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो पांडा ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, बाकी सफारी, क्रोम और फायरफॉक्स जो हैं ये इंटरनेट ब्राउज़र हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल नहीं है, बाकी विंडोज़, डोस और लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब भाई यूपी जीके के सामान्य जानकारी से संबंधित 20 क्वेश्चन जो आएंगे उन क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो ND तिवारी नहीं रहे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो गाजियाबाद जनपद में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो गाजियाबाद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो ये तो उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो कब किया गया था? जो मिड डे मील कार्यक्रम था ये कब आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1995 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर या वैट कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2008 से। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर जिले में इनमें से कौन सी जनजाति है जो निवास करती है? तो माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, और ये जो है मुख्यतः एक मछुआरा जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वो बाल बोधिनी पत्रिका थी और ये महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी।
क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो वो सहारनपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, लेकिन इसका जो अपने प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश किस वर्ष पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 1950 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कब हो जाएगा भाई? 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया था, संयुक्त प्रांत हटा दिया था फिर नाम। क्वेश्चन नंबर 91, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती? अलीगढ़ से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तो नरोरा है दोस्तों। बाकी अगर कैगा की बात कर लें तो ये कर्नाटक में है, काकरापार की बात कर लें तो ये गुजरात में है, और अगर कलपक्कम की बात करें तो ये तमिलनाडु में नाभिकीय शक्ति संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आजमगढ़ जिला है। आजमगढ़ जिला जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस जिला है। क्वेश्चन नंबर 95, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? तो सीमेंट से उत्पादित कारखाने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 96, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आंवले में है दोस्तों। देखो ये जो आंवला दे रखा है ये भारत प्रदेश, अपने यूपी का, भारत प्रदेश जो अपना यूपी है इसके बरेली ज़िले में स्थित एक नगर का नाम है आंवला। तो यहाँ पर अगर बरेली होता तो चीज़ों को समझना आसान होता, पर बरेली के आंवले में स्थित है इफ़को यूरिया कारखाना जो है। क्वेश्चन नंबर 97, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो वो ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र जो है किस फसल को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आलू। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आलू को जो है गरीब का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की अवधि न्यूनतम है। लगभग मूंग की जो अवधि होती है वो 60 दिन में जो है मूंग की फसल तैयार हो जाती है। बाकी की अगर बात करें मसूर और चना तो 90 दिन लगते हैं, और अरहर को 260 दिन की फसल है। अरहर की तो खैर बहुत लंबी फसल होती है, 260 दिन लग जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हो सके अगर कोई आपके जान पहचान वाले हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से इसी तरीके से कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड समय बचा हुआ है। आपका एग्ज़ाम 29 जून को लग चुका है और 29 जून को ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम आपका टल जाएगा दोस्तों, एग्ज़ाम नहीं टलेगा। 29 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2022 वाले पैट से वैकेंसी आई है। 2025 के पैट की जो है अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो फिर 25 से वैकेंसी आएंगी। तो यूपी ट्रिपल एस कोशिश कर रही है जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसियों को करवाने की, जल्दी से जल्दी यूपीएससी सुलट जाएगी। आप अगर ये सोचते हो क्या
पीसीएस का मेन से तो पेपर हट सकता है, तो वो उन चक्करों में मत पड़ो भाई। आप अपनी तैयारी को करते रहो। आप जहाँ से पढ़ते हो, किताबों से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप लगातार पढ़ते रहो। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जितना भी आप पढ़ो उसका रिवीजन ज़रूर करते रहो, तभी सिलेक्शन होगा। पढ़ने को आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ाई का कोई मतलब रहता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।